नमस्कार। भारत में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि एसआईपीज किसी फाइनेंशियल क्रांति से कम नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जोड़ा है। लेकिन क्या ये कहानी उतनी ही शानदार है जितनी कि ये दिखती है? चलिए आज इसी पूरी तस्वीर को जरा गौर से देखते हैं। ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। हर महीने, जी हाँ, हर एक महीने 25,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा एसआईपीज के जरिए मार्केट में आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट की ये लहर कितनी कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और इस लहर का हिस्सा है 10 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट्स। मतलब इसने वेल्थ क्रिएशन को एक तरह से सबके लिए मुमकिन बना दिया है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ठीक यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इन शानदार नंबर्स के पीछे एक काफी बड़ी और गंभीर समस्या छिपी हुई है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आखिर ये समस्या है क्या? इसे हम कह सकते हैं द ग्रेट ड्रॉप आउट क्राइसिस। मतलब ये वो खतरनाक दर है जिस पर इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपीज को बीच रास्ते में ही छोड़ रहे हैं। ये आंकड़ा इस पूरे संकट का सार है। सोचिए जरा, जितने भी लोग एसआईपी शुरू करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। ये इस समस्या को काफी पर्सनल और जरूरी बना देता है। अच्छा, अब ये जो आंकड़े हैं ये सीधे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफाई की रिपोर्ट से हैं। पहले ही साल में एसआईपी बंद होने की दर 50 से 60% है और ये बढ़ती ही जा रही है। वहीं 3 साल के बाद सिर्फ 25 से 35% एसआईपीज ही एक्टिव रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि औसतन एक एसआईपी सिर्फ 18 से 24 महीने ही चल पाती है। ये सिंपल सा चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। अगर 100 लोग एसआईपी शुरू करते हैं तो 3 साल के बाद उनमें से सिर्फ 25 लोग ही इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। बाकी के 75 लोग पैसा बनाने की इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लोग अपनी मेहनत की कमाई का इन्वेस्टमेंट बीच में ही क्यों रोक रहे हैं? चलिए अब इस ड्रॉप आउट के पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। लगभग 40% लोग बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर बाहर निकल जाते हैं। 25% लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से, 20% को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और बाकी 15% प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्याओं जैसे मुश्किल केवाईसी प्रोसेस या ऐप ठीक से काम ना करने की वजह से इसे छोड़ देते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड की नीलेश शाह की ये बात बिल्कुल पते की है। जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है, शॉर्ट टर्म सोच वाले इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एसआईपी का असली जादू तो लंबी अवधि में ही दिखता है। और यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी वाली बात सामने आती है। कई नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। वो 20% या उससे भी ज्यादा के रिटर्न्स की उम्मीद लगा बैठते हैं और जब उन्हें लंबी अवधि का औसत यानी 12 से 15% का रिटर्न मिलता है तो वो निराश होकर इन्वेस्टमेंट ही बंद कर देते हैं। और फिर जिंदगी की सच्चाई भी तो है। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो कभी शादी ब्याह के लिए अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही कुछ लोग ऐप्स की जटिलता से परेशान हो जाते हैं या फिर सेबी के बहुत ज़्यादा जोखिम वाले लेबल को, जो कि असल में इन्वेस्टर्स को सावधान करने के लिए होता है, उसे देखकर ही डर जाते हैं और अपनी एसआईपीज रोक देते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस ड्रॉप आउट संकट के असल वित्तीय परिणाम क्या हैं? ये व्यक्तिगत स्तर पर और देश के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आइए इसका हिसाब लगाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट में कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं। ये वो जादू है जहां आपके पैसे पर मिला रिटर्न भी आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। लंबी अवधि में यही चीज छोटी छोटी बचत को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। और ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि नुकसान कितना बड़ा है। एक अनुशासित इन्वेस्टर जो 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए लगाता है, वो लगभग 23 लाख रुपए जमा कर लेता है। वहीं एक दूसरा इन्वेस्टर जो सिर्फ 2 साल बाद ही एसआईपी बंद कर देता है, उसके पास सिर्फ 2.4 लाख रुपए होते हैं। मतलब उसने लगभग 20 लाख रुपए की वेल्थ बनाने का मौका गवा दिया। और जब हम इसे पूरे देश के लेवल पर देखते हैं तो ये आंकड़ा खतरनाक हो जाता है। एक अनुमान है कि अगर ये ड्रॉप आउट संकट ऐसे ही चलता रहा तो भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स 2030 तक 5 से 10 लाख करोड़ रुपए की संभावित दौलत खो सकते हैं। तो समस्या तो गंभीर है, पर क्या इसका कोई समाधान है? जी हां, बिल्कुल है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस लीक होती बाल्टी को कैसे ठीक किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मिलीजुली स्ट्रैटेजी की जरूरत है।
इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, इन्वेस्टर्स को शिक्षित और अनुशासित करना। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स द्वारा बेहतर सुविधाएं देना। और तीसरा, सरकार और रेगुलेटर्स द्वारा सही नीतियां बनाना। एक इन्वेस्टर के तौर पर कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। कम से कम 5 से 7 साल का लक्ष्य रखना चाहिए। हर साल अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग फंड्स में बांटना चाहिए। और सबसे जरूरी, इसे ऑटोमेट करके एक तरह से भूल जाना चाहिए। इसी के साथ पूरे सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म्स को एसआईपी रोकने के बजाय उसे पॉज करने का ऑप्शन देना चाहिए। सरकार 5 साल से ज्यादा चलने वाली एसआईपीज के लिए टैक्स में छूट जैसे इंसेंटिव्स दे सकती है। अगर हम सब मिलकर इस संकट को हल कर पाएं, तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। हम ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकते हैं और हर साल भारतीय परिवारों की संपत्ति में 20 लाख करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं, जो यकीनन भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जब लोग लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो वो अक्सर गरीबी के चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। इसलिए इस समस्या को हल करना सिर्फ एक फाइनेंशियल टारगेट नहीं, बल्कि एक सामाजिक जरूरत भी है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है। एसआईपी ने एक शानदार शुरुआत तो कर दी है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या हम एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जहां हर इन्वेस्टर इस रेस को पूरा कर सके और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सके? सोचने वाली बात है।